वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आपके सामने हूँ और आज भी मैं आप लोगों के लिए 12th के लिए ही स्पेशली कल तक के क्लासरूम में या पिछले वीडियो में कह लीजिए कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से समझा विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। आज का मेरा जो ये फोकस डे है, इसके ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, होता क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या ये एटम है या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एटम, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। क्या इसके पास चार्ज होता है या इसके पास चार्ज नहीं होता है, और अगर चार्ज है तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड कर रख देते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या उसमें कोई एनर्जी स्टोर होता है, क्या उसमें कोई टॉर्क लगता है, इन सभी बातों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं तो वो SHM में ऑसिलेट कर सकता है। अगर वो SHM में ऑसिलेट करेगा तो उसकी टाइम पीरियड कितना होगी ये भी मैं आपसे बताऊंगा। चलिए वन बाय वन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक छोटा सा पार्ट। तो उसके बाद इसी में मैं पूछूंगा व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे मैं सिंबॉलिकली वेक्टर साइन के द्वारा P से निरूपित करूंगा। ये बात दो चीजें आती। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आंसर इसके बाद, व्हेन two equal and opposite charge are separated by a small distance, separated by a small distance, they constitute an electric dipole. In any atom, if center of mass of positive charges does not coincide with center of mass of negative charge, they constitute an electric dipole. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यूं समझाऊं कि सपोज कीजिए ये आपके पास एक एटम है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दिस इज कॉल्ड एन एटम, ये इसकी पॉजिटिवली चार्ज है, पकड़ लिया आपने। पॉजिटिवली चार्ज का सेंटर आप देख सकते हैं इसके न्यूक्लियस से और सेंटर पर है। अगर हम इसको ये कहें कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का केस ले लीजिए और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज। इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ पर है,
तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा देन दे फॉर्म ए डाइपोल। इन दिस केस हाइड्रोजन एटम, इन दिस केस center of positive nucleus does not coincide center of electron. This is the negative. And for dipole, of course इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको ये समझ में आ गया। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट का तो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया। दूसरी बात को आप ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक लेवल। ऐसा नहीं होता है कि आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को दे दीजिए और दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं, वो तो और काम क्या करेगा कि दोनों एक दूसरे से आके सट जाएगा और वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल is an example of atomic level क्लियर हो गया? एक एटम एक डाइपोल के बराबर हो सकता है। मीन्स थर्ड पॉइंट में आप क्या देखेंगे, वन एटम constitute वन डाइपोल। क्यों? अरे भाई एक ही पॉजिटिव न्यूक्लियस तो होगा उसमें और बाकी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव अगर नहीं सेंटर कोइंसाइड करेगा तो एक डाइपोल। इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? दिस इज एन एरो। इसको हम लोग सिंबॉलिकली एरो से ड्रॉ करते हैं, डाइपोल को एरो से करते हैं। अब इसमें एक बात को याद रखना पड़ेगा कि पीछे जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है और जो आगे रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल सिंबल बहुत आसानी से आप समझ गए। एरो दे दीजिए, जो पीछे का है वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है और जो आगे है वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, एंड लाइन ज्वाइनिंग। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने ये भी देखा वन एटम कंस्टिट्यूट वन डाइपोल। कब? जबकि सेंटर अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो। और इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे फिगर देंगे, उसी फिगर पे एक बार दे रहे हैं, माइनस क्यू एंड दिस इज ए प्लस क्यू। इसका एक फिगर ऐसे भी लोग देते हैं, आप उसे भी ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज अ माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज अगेन द डाइपोल। आप इसे डाइपोल को याद रखिए। इसे, इसकी एक्सिस कौन सा होता है? डाइपोलिक एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को याद रखिए। यहां पर मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यस, मैंने एक डाइपोल का फिगर लिया, दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। और उसकी डायरेक्शंस क्या हो गया? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला लाइन आपको क्या कहलाता है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं एक्सिस ऑफ ए डाइपोल हो गया। ठीक हो गया? 2D क्या है? व्हाट इज 2D? ये वेक्टर के साथ ले रहे हैं। 2D डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान सी बात है, ये तो समझ में आ रहा है। वेक्टर साइन देने का मतलब क्या होता है? डी का डायरेक्शन होता है, डी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। ये बात को आप अच्छी तरह समझ। दूसरी बात है डाइपोल मोमेंट, जो ऊपर में लिखा हुआ है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, अब उसकी बात आ जाएगी, उसे हम लोग पी वेक्टर के द्वारा करेंगे। एक बात और भी आ जाइए, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल? यहां पर मैं एक बात और भी लिखूं, नेट चार्ज ऑन डाइपोल। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, तो दिस प्लस क्यू एंड माइनस ऑफ क्यू, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जीरो। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल? जीरो। चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं,
अगर उसमें से डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन के नहीं है तो नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल भी क्या होगा, ऑब्वियसली वो जीरो होगा। बट व्हाट इज द चार्ज ऑन ए डाइपोल, अगर ये सवाल पूछे तो व्हाट इज चार्ज ऑन डाइपोल, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है इस केस के लिए प्लस क्यू, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। नेट चार्ज में जीरो और चार्ज कहेगा तो प्लस क्यू रहेगा। अब डाइपोल मोमेंट आई पी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज of dipole and its separation distance between dipoles. Mathematically डाइपोल को अगर P से सिंबलाइज करें तो एक पॉजिटिव चार्ज Q और जो दोनों के डिस्टेंस है 2D, Q into 2D, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड इट्स सेपरेशन डिस्टेंस 2D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2D डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, नाउ P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डाइपोल मोमेंट is vector quantity having direction। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई शक नहीं। तो ये डाइपोल का यहां पर कहेंगे तो इसका डायरेक्शन कौन हो जाएगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। हमने यूनिट वेक्टर दिया तो उस साइड जाता तो स्पष्ट रूप से आ गया। तो डाइपोल का यूनिट कितना हो जाएगा, अगर इसकी यूनिट को लिखा जाए ऐसा यूनिट किसके बारे में, P के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कूलम है और ये मीटर है, तो कूलम मीटर। सो कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब इसमें अक्सर ये पूछता है आपसे, derive an expression for electric potential due to dipole at number 1 its axial position and number 2 at its perpendicular bisector परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों का मैं मीनिंग समझाऊंगा। आंसर, let us consider here it is an electric dipole, it is a minus q and it is a plus q, this is the center। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, सेंटर O ले लेते हैं, दोनों तरफ से dd, चूंकि दोनों का डिस्टेंस हमेशा 2d लेते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो दिस इज फॉर एक्सियल पोजीशन और ये P पॉइंट ले लेंगे, तो P इज ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड लेट अस कंसीडर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम O इज r। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गया। AP क्या है, डाइपोल, मैं यहां पर लिखता हूं AP डाइपोल, Q पॉजिटिव चार्ज, 2D सेपरेशन डिस्टेंस, ओके, ABP axial line of dipole
P, point on the dipole, point on dipole where potential is required, where potential V is required. P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। यहां से यहां D है, तो यहां से यहां उसके एंड से कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा R माइनस डी हो जाएगा। और उसके अगर इस एंड से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ऑब्वियसली R प्लस डी हो जाएगा। वेरी सिंपल है, आप ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव ले लीजिए, उसके बाद नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नजदीक होने के कारण वो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा को पहले ले लिया बाद। भी क्या है? पोटेंशियल आगे आइए, भी प्लस क्यू के कारण लीजिए, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का? R माइनस डी। आप R माइनस डी पुट कीजिए। नाउ प्लस साइन। अगला आपको क्या करना है? इस चार्ज के कारण ये चार्ज कितना है? माइनस क्यू। आप माइनस क्यू पुट कीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से उसकी डिस्टेंस कितना हो गया? टॉप पर चले जाइए, R प्लस डी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आप कैसे करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लीजिए, Q और Q यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। एक हमारे पास भी Q है और एक भी माइनस Q है। मैंने पुट किया R माइनस डी, R प्लस डी। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 R माइनस डी माइनस 1 प्लस। इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल? आपने कॉमन ले लिया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिंपल। यहाँ पर नीचे में लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ऐसे लेते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस डी। ऊपर में आ जाइए तो क्या हो गया? R प्लस डी। बिल्कुल सही है। और इसको अगर इस साइड लेते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस R प्लस डी। सिंप्लीफाई किया और नीचे बचे लोग क्या हो जाएगा? सिंपल R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी और A माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ कैंसिल हो जाएगा। यस, दिस इज ए कैंसिल। डी डी 2D और ये हो जाएगा Vp इक्वल टू, क्या आपने देखा? 2QD 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म आ गया आपको R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर इस बात का आपको ये आंसर भी मान के चल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डाइपोलिक में एटॉमिक लेवल पर बात होती है, तो ये क्या हो जाएगा? डी एटॉमिक लेवल है सेपरेशन, और ये R एक मैक्सिमम वैल्यू पर कह सकते हैं या कंपैरेटिवली हायर वैल्यू कह सकते हैं। तो R इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, इसलिए भी पी का सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो गया? 2QD हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किए तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर एंड दिस ऑफ कोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2QD 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसको हम लोग और भी अच्छा से लिख सकते हैं। 2QD का वैल्यू क्या हो जाएगा? P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट इज R स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? V पोटेंशियल इक्वल टू 2QD के जगह पर ये P क्या है? व्हाट इज P? दिस इज नथिंग बट ए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, वेरी फाइन। आपने इसमें क्या देखा कि ये P हो गया और इसकी वैल्यू कितना? 2QD। और इसमें एक बात और भी ध्यान देना है, हियर टू बी पॉइंट टू बी नोटेड, V पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? R स्क्वायर का। लेकिन ये किसके कारण है? ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। और कंपैरिजन में आ जाइए, तो कंपैरिजन में आइएगा तो आपने ये नोट किया था कि Vp इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर पॉइंट चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए। मैं स्टार लगा दिया यहाँ पर। स्टार लगाने का मतलब क्या हो गया? बी केयरफुल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर एंड हियर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। और ये किसके लिए? डाइपोल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस Q है और ये प्लस Q। इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है, लेट अस सपोज R, और P इज ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो आप इसे मिला दीजिए ये डिस्टेंस, और यहाँ से इसे भी मिला दीजिए। आप पाएंगे इसको अगर आप A देते हैं और इसको B देते हैं, तो आपने ये देखा कि AP इज इक्वल टू BP, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा?
दैट इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर हम पोटेंशियल भी पी पर लेते हैं तो दो कारण आ जाएगा, एक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, एक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। इसकी वैल्यूज लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ये माइनस क्यू और ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, ये उसके बाद ये प्लस क्यू आ जाएगा और वही डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम होने के कारण कट जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इक्वेटोरियल जो आपका जो प्लेन है, ये जो इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन जो है, प्लेन आप लिख सकते हैं, इसके कहीं भी किसी पोजीशन पर आप जाइएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अतः इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल प्लेन नाम पड़ गया इसका। लाइन नहीं है, ये पूरे प्लेन पर आप जहां कहीं भी रहिएगा उस प्लेन पर पोटेंशियल जीरो आता चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जीरो। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अभी मैंने आपको सिर्फ दो ही पोजीशन के लिए पढ़ाया। किस किस के लिए पढ़ाया? एक तो मैंने आपको एक्सियल पोजीशन पढ़ लिया और दूसरा बाइसेक्टर पढ़ लिया। मतलब एक में एंगल की बात करिए तो 0 डिग्री था, दूसरे में बात कीजिए तो 90 डिग्री था पोजीशंस के। अगर हम किसी इंक्लाइंड पर चाहें या एक्सियल पोजीशन पर चाहें अदर देन 90 डिग्री और 0 डिग्री, उस केस में कैसे करेंगे ये आपके पास क्वेश्चन है। मतलब यहां पर हो गया डिराइव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट थीटा एंड आर पे। तो एक थीटा भी रहेगा और दूसरा आर भी वैल्यू रहेगा। आंसर देखिए इसे, बढ़िया ढंग से मैं समझा दूंगा। एक डाइपोल है, लेट अस सपोज दिस टू बी अ डाइपोल, दिस इज अ माइनस क्यू एंड दिस इज अ प्लस क्यू। ये सेंटर है, इसे ओ दे दीजिए एज यूजुअल, ये डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस। अब कहता है कि यहां पर आ जाइए पी डिस्टेंस, दिस इज ए पी पॉइंट आर, ये आर। अब ये थीटा डिग्री कोण बना रहा है और यहां से इस ओ से लेके पी तक की दूरी आर। अब कहता है कि आपको यहां पर डाइपोल क्या होगा जबकि थीटा डिग्री है। अगर एक्सियल पोजीशन पर लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है थीटा का वैल्यू? इस केस में आप देखिएगा कि इट इज नाइदर 90 डिग्री नॉर इट इज 0 डिग्री बट इट लाइज बिटवीन। और आर क्या हो गया? OP is the R distance, position vector of point P. Let us suppose position vector हम कह सकते हैं of point P where potential is required. जहां पोटेंशियल को निकालना है। आप क्या कीजिएगा, देखिए आपका ध्यान रखना चाहिए कि यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, इस ओ के लाइन को, और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। इतनी सी बात कर रहा है। आपका एक चीज देख सकते हैं, ये डी है तो ये डी साइन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? डी कॉस थीटा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बेस के लिए यहां भी ये थीटा हो जाएगा, चूंकि ये थीटा तो ये सामने में डी साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा। अब आइए, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा बराबर हो जाएगा। ए ले लीजिए और बी ले लीजिए, हम लोग इसे लिख सकते हैं ए डैश, और इसे बी है तो इसे लिख सकते हैं बी डैश। चलिए मैं इसलिए आपको विशेष रूप से बताऊंगा। अब आप इस पॉइंट को मिलाइए, उसको वहां से मिलाइए। मैं आपको दूसरे कलर से मिलाता हूं, यहां से। और एक आपको कहां से मिलाइएगा? इस पॉइंट से था, अब आपको इस पॉइंट से लेना पड़ेगा। दो पॉइंट को लेते हैं, तो यहां पर से भी आप मानिए हमने इसको मिला के शो करेंगे। लक्ष्य को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आइए हमारे पास, अब मेरे पास बच्चे लोग क्या है कि ये जो चार्ज माइनस क्यू है, हम लोग को डिस्टेंस कहां से लेना है? ये यहां से यहां तक लेना है। आइए और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लीजिए। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी? दिस इज सो सिंपल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस। कहां पर? एट पी पॉइंट पर। आइए लिखिए इसकी एक्सप्रेशन, क्या दिक्कत है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज कितना है पहले आप किसका ले? प्लस क्यू, तो इसको ले लीजिए क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। यहां से इसकी डिस्टेंस चाहिए, ये देखिए प्लस क्यू से ये डिस्टेंस, लेकिन ये डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो बेटर है आप ये निकाल लीजिए। मतलब क्या हो गया? BP इज इक्वल टू बी डैश पी।
ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि ये डाइपोलिक है, साइज अगर बहुत छोटा हो तो दैट इज ए पॉसिबल। हमने क्या बताया, अगर डी बहुत छोटा हो कंपेयर टू आर तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अब क्या हो गया बच्चे लोग, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से यहाँ आर है और ये डी कॉस थीटा है, तो दिस इज आर माइनस डी कॉस थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से न लेते हुए आप ये डिस्टेंस ले लीजिए, तो आर माइनस डी कॉस थीटा। ओके, प्लस साइन दीजिए, यहाँ पर माइनस क्यू पुट कीजिए। अब आपको यहाँ से डिस्टेंस लेना था, ये प्लस क्यू और वो पॉइंट था, लेकिन आप वहाँ से ना लेते हुए यहाँ से लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए डैश पी। तो उसके मुताबिक आप ए डैश पी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आर है और उसमें ये डी कॉस थीटा ऐड हो गया, तो अब क्या हो गया, आर प्लस डी कॉस थीटा। इसे मैं अब इसमें से क्यू को बाहर ले लीजिए, क्या लगा हुआ, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज आर स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा, दैट इज द सिंप्लीफाइड वर्सन। एक स्टेप को ओमिट करते हुए यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, तो आपके पास क्या बच गया, 2q डी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, 2q डी कॉस थीटा। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा और q, तो 2q डी कॉस थीटा आर स्क्वायर डी स्क्वायर, तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, उस लाइन के बाद यहाँ पर आ जाइए, एक मिनट, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आर इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। ऐसा क्यों, क्योंकि आर आपका एक स्टैंडर्ड दूरी है और डी क्या है, एटॉमिक साइज वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2qd को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इसको ज़्यादा आ जाएगा, हम लोग चूँकि यहाँ पर एक 1/4 पाई एप्सिलॉन भी छूटता आ गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला q4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि आर इज ए वेरी वेरी ग्रेटर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। किस चीज का है, पोटेंशियल का। कहां पर निकालना, आर और थीटा एंगल। अब इसको स्पेशल केस को चेक कीजिए, तो स्पेशल केस को क्या चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिए, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए एक्सियल पोजीशन के लिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका, तब आपके पास आ जाएगा भी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी तो रहेगा ही, तो रहना ही है, कॉस थीटा में कॉस 0 1 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वही डेरिवेशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सियल पोजीशन के लिए किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलिए, अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सियल पोजीशन के लिए था, अब बाइसेक्टर के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा, सेकंड केस, 1 ये केस था, ये सेकंड केस था। बाइसेक्टर दीजिएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, दिस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉस 90 0, इसलिए पूरा 90 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये स्पेशल केस पोटेंशियल का है, सेटिस्फाई करता हुआ है। आपको दोनों तरह का डेरिवेशन आना चाहिए, या आप अगर इसको निकाल लीजिए तो थीटा की वैल्यू को 0 पुट कीजिए तो एक्सियल में आ जाएगा, थीटा 90 को पुट कीजिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो मेरे पास क्वेश्चंस क्या आता हुआ, आप देखिए ध्यान से, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at its axial position. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक्सियल पोजीशन पर है, तो वही कुछ होगा जो पिछले में हमने देखा था। आंसर स्टार्ट कीजिए, यहां पर आपने डाइपोल को पुट कीजिए, माइनस क्यू पुट कीजिए, प्लस क्यू पुट कीजिए, इसकी नेम भी दीजिए, ये ए दीजिए और बी। लेट अस सपोज दिस इज अ सेंटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी, ये भी डिस्टेंस डी है। एक्सियल पोजीशन का मतलब इस पोजीशन पर आ जाएगी, पी पॉइंट पर। इस पी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से कितना लिए थे, आर लिए थे, इसलिए ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा आर प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ से इसकी इंड से लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डी हो जाएगा।
P is a point where electric field is to be found. तो P क्या है? P is point where electric field is to be calculated. चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना क्या करेंगे? दोनों के कारण लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए P? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्जेस. ये हो जाएगा. क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही लाइन में है, डायरेक्शन तो नहीं, एक ही लाइन में है, इसलिए हमने वेक्टर की नोटेशन को नहीं दिया. आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q के कारण लिखिए तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए. चार्ज कितना है? Q और डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस डी का स्क्वायर. ओके, यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा चूंकि ये माइनस Q है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? r प्लस डी का स्क्वायर. दिस इज सिंपल. इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला था. इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर डी हो जाएगा. और अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 आर डी हो जाएगा. और नीचे में r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज सिंपल कैलकुलेशन. इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है किसी को. इसलिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए P पॉइंट, हम इसे मैग्नीट्यूड के लिए कह दिए. कुछ चीज कैंसिल हो जाएगा. r स्क्वायर डी स्क्वायर r स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, 4rd और Q हो गया. मतलब हो गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rd हो गया. एंड ऑफ कोर्स r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और होल स्क्वायर हो गया. पुट इट इक्वेशन 1. यहाँ तक तो आ गया. नाउ जैसा कि मैंने पिछले पोटेंशियल में बता रहा था, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. व्हाट इज पोटेंशियल? दैट इज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ 4rd लेट इट बी एग्जिस्ट, अभी करने दीजिए. और यहाँ d खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? r4 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि r इज वेरी ग्रेटर देन d. अब ये एक r से ये कट के क्या हो गया? rq हो गया. अब आपके पास क्या हो गया? हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2qd डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड rq. इसको फाइनली लिख सकते हैं 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड rq. तो आपने देखा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? p इक्वल टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rq. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके कारण है? ड्यू टू डाइपोल. थोड़ा मैं जल्दी कर दिया क्योंकि पिछले वाले में आपको स्टेप ज़्यादा समझा दिया था. अगर हम लोग बात करें कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी तो आप आ जाइए. इसमें कौन डोमिनेट करेगा? ये वाला डोमिनेट करेगा प्लस Q या माइनस Q. तो ये नज़दीक है तो यहाँ पर दो फील्ड हो जाएगा. आप अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज देंगे तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? प्लस Q इसको इधर ले जाएगा. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1. और ये माइनस Q इसको इधर खींचेगा तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2. कौन ज़्यादा बड़ा है? E1 इज ग्रेटर देन E2. इसलिए रिजल्टेंट फील्ड किधर चला जाएगा? यहाँ E1 का मतलब है ये वाला E1 और ये है E2. तो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? टुवर्ड्स द प्लस Q. डोमिनेट कौन है? E1. इसका मतलब हो गया ये साइड किधर चला जाएगा? अलोंग P डायरेक्शन. P का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन. तो इस केस में आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि डाइपोल का डायरेक्शन और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप यहां पर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा. अगर हम ये डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फिर यही डायरेक्शन आप दीजिएगा इलेक्ट्रिक मोमेंट का. हमने क्या देखा? इन एक्सियल पोजीशन क्या खासियत रहेगा? ई रिजल्टेंट ई पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट. ये बात आप याद रखिएगा. कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अरे भाई डाइपोल मोमेंट माइनस Q से प्लस Q होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट भी तो इधर ही जा रहा है. उस विशेष स्थिति को पैरेलल हम लोग कहते हैं. तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर. नेक्स्ट की बार क्या देखा? नंबर 2 पर देगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक और नाम है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पिछला पढ़ा वो भी इसी तरह से है। यहां पर भी आप माइनस क्यू ले लीजिए, प्लस क्यू ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, ये डिस्टेंस डी हो गया, ये डिस्टेंस। आप यहां पर आ जाइए इस पॉइंट पर, यहां पर पी पॉइंट है एट ए डिस्टेंस आर वेयर फील्ड इज टू बी फाउंड। आप क्या करेंगे, जिस जगह पर भी फील्ड निकालना रहता है आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। तो पी क्या है, पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन at r distance from center of the dipole। टू डी तो आप जान ही रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस से आपका है। अब यहां पर ये निगेटिव चार्ज है, फॉलो अप कीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉलो अप कीजिए। ये पॉजिटिव है तो इसको किधर खींचेगा, इस लाइन को ज्वाइनिंग करा दीजिए और इसको इस साइड खींचेगा। एरो देखिए इस साइड दे रहा है, एरो देने का मतलब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज उसको इधर खींचेगा। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसको आप ऊपर की ओर रिपेल करेगा ये डायरेक्शन। अब चूंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इस डिस्टेंस की बात कीजिएगा तो दिस इज आर स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट, और इस डिस्टेंस की भी बात कीजिएगा तो दिस इज अगेन आर स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों तरफ और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 ही होगा। दूसरी बात है कि अगर हम इसको थीटा मान लें तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर इसकी रिजल्टेंट लेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा इसको। ये कौन सा कहला जाएगा, ई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई आर क्या है यहां पर, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर। चलो, तो अब इसका मतलब हो गया कि इसके दो कंपोनेंट अब आ जाएंगे। यहां पर आ जाइए, मैं इसको अलग से बता दूं। ये ई रिजल्टेंट हो गए तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका और इसका। देखिए एक हो जाएगा ऊपर एक नीचे, इसको हम लोग क्या देंगे, E1 साइन थीटा, और इसको भी देंगे E1 साइन थीटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और इस दिशा में क्या हो गया, पहला वाला वेक्टर का E1 कॉस थीटा, और दूसरे वाला का भी क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। कैसे, बच्चे लोग ये देखिएगा, इसका ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसकी ये कंपोनेंट लेंगे तो E1 कॉस थीटा, इसका भी अगर कंपोनेंट लेंगे E1 कॉस थीटा, और ऊपर नीचे इसका ऊपर कंपोनेंट E1 साइन थीटा, इसका नीचे कंपोनेंट, तो दीज टू आर गेटिंग कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर देगा। सो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, सो व्हाट इज द ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट का हो जाएगा 2E1 cos थीटा, दिस इज द ई रिजल्टेंट। नाउ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2E1 की वैल्यू लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का वैल्यू कितना है, Q, बिल्कुल, और डिस्टेंस का स्क्वायर तो आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा लेंगे तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है D और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज ऑल अबाउट। ऊपर देखिए 2QD, इसका वैल्यू क्या हो गया, P। नीचे में आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 3/2। कैसे 3/2 हो जाएगा, यहाँ रूट का स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डी स्क्वायर 3/2। दिस इसको और सिंप्लीफाई करें, व्हेन आर इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो ये अब आपके पास फाइनल आ गया, ई आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, आर स्क्वायर का 3/2 ये कटेगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। और उसके पहले एक्सियल पर कितना आया था, 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पर नोट देख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नोट क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल प्लेन का, दोनों का रेशियो लेंगे तो बस सिर्फ 2 का फासला है, पहली बात हो गया। दूसरी बात, इसका रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जा रहा है रिजल्टेंट,
और डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, डाइपोल मोमेंट का इस साइड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट का इस साइड डायरेक्शन है। तो दूसरा आपने क्या देखा, ई रिजल्टेंट इज एंटी पैरेलल, ऐसे कहते हैं एंटी पैरेलल किसका, डाइपोल मोमेंट पी का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ई रिजल्टेंट इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट सिंपल। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपेयर टू द एक्सियल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक बार पूछता है, वही चीज पूछता है बच्चे लोग जिसकी मैं चर्चा करते आ रहा कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फिर से एक बार, लेकिन इस बार उसी के तरह जैसे पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट ए पी पॉइंट, इंक्लाइन कितना है थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है आर, और ये है सेंटर, ये है डी, ये है डी। तो आपको क्या निकालना है, ईपी एट, ईपी निकालना है एट आर एंड थीटा। ये क्वेश्चन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितना पर, जो आर आपका रेडियल पोजीशन दिया हुआ और थीटा आपका रेडियल एंगल दिया हुआ है, उसके पोजीशंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए आइए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी तरह वो कीजिएगा, लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक हो गया। और लाइन को एक्सटेंड करने के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है इसलिए ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ये पहली बात हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को डी लिया हुआ इसलिए ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस भी डी कॉस थीटा। इस पॉइंट को मैंने कहा था आपको पिछली बार भी मिलाने के लिए, अभी भी मिला दिया, और इसको भी कहा था आप मिला दीजिए। अब आपकी बारी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो दो चीज वेरी करता हुआ, एक आपके पास थीटा भी वेरी करेगा, और आपके पास सबसे पहले आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। आपके पास पोटेंशियल क्या आया था, वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, आपको याद होगा इसकी वैल्यू कितना आया था, पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द आर स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला डेरिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो मैंने पीछे क्लास में, पीछे इसी वीडियोस के पीछे बताया था, जहाँ थीटा क्या है वो पोजीशन है और आर क्या है नाउ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है इस जगह पर, तो हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी क्या है, इज फंक्शन, मतलब डिपेंडेंट, फंक्शन और डिपेंडेंट किसके किसके हैं, ऑन नंबर 1 थीटा एंड नंबर 2 आर, क्योंकि आर की पोजीशन का भी बदल सकता है और थीटा भी बदल सकता है, तो भी इज ए डिपेंडेंट ऑन थीटा आर। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन आपको पढ़ाया गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, भी पोटेंशियल और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डिफरेंशियल्स में हम लोग लिखते हैं, तो डी वी डिवाइडेड बाई डी आर आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, भी मस्ट बी फंक्शन ऑफ आर ओनली एंड थीटा मस्ट बी कांस्टेंट, ये इसका मतलब हो गया। और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, तो दिस इज द ई, कौन से डायरेक्शन में, अलोंग द आर, ये ई आर का डायरेक्शन। और दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरे बार में आपको क्या लेना पड़ेगा, कीपिंग आर टू बी कांस्टेंट एंड थीटा वेरी, तो आर को कांस्टेंट रखेंगे और थीटा का मतलब हो गया इसको ऐसे करके मूव कराएंगे, इस लाइन पर चलेंगे, यहां से इसकी क्या होगा, थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होता चला जाएगा। इसको भी मिटा दीजिए क्योंकि हमने इसके पीछे की फिगर बताया, इसलिए ये डायरेक्शन क्या कहला जाएगा, ई थीटा। तो एक हो जाएगा ई आर और एक हो जाएगा ई थीटा। ये वैल्यू थीटा है ना, मैं इसको और भी बताऊंगा, पहले ई आर को आप देख लीजिए। चलिए यहां पर हमने ई आर की ही बात किया, आइए तो ई आर की वैल्यू क्या होगा, ई आर इक्वल टू पी कॉस थीटा, यहां पर आइए भी की जगह पर क्या दिया हुआ, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर स्क्वायर। और इसको किस चीज से करना है, डी आर से करना, नॉट थीटा से करना है, क्योंकि यहाँ पर डी वी बाई डी आर इक्वल टू ई आर आ जाएगा। इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट है उसके जरा सा आप बाहर कीजिए, तो बाहर का रास्ता दिखाइए, कौन सा टर्म कांस्टेंट है, यस पी इज ए कांस्टेंट, वेरी फाइन, निगेटिव ऑलरेडी, कॉस थीटा अगेन कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव्स में आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किसको करेंगे, विथ आर टू द पावर
और डी आर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? तो माइनस पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? -2 मल्टीप्लाई हो गया पावर और एक घटा दें तो आर का पावर -2 -1 दैट इज -3। तो इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा? 2 को माइनस से करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा 2p cos थीटा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट इज आर क्यूब इक्वेशन 1। तो दिस इज द ई आर का वैल्यू क्या हो गया? 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और एलोंग किस डायरेक्शन में जा रहा है? उस दिशा में जा रहा है। अब ई थीटा लेंगे तो इसको ऐसे करके लेना पड़ेगा, वेरी कराएंगे थीटा की वैल्यूज को। तो मैं देखिए थीटा की वैल्यू को वेरी करा रहा हूँ, ये थीटा और मैंने थोड़ा सा इसको वेरी किया, वो वैल्यू क्या ले लिया? डी थीटा। आप देख सकते हैं क्या हो गया कि इसकी बात अब आर को सेम रखना, मतलब इसके लिए भी ये आर ही हो गया और ये एक छोटा सा आर्क लेंथ ऐसे करके आ गया। तो व्हाट इज दिस आर? ये आर है और ये डी थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। पी से पी डैश तक की दूरी क्या हो गया बच्चे लोग? पी से पी डैश तक की आर्क लेंथ आर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस आर है और ये बीच का एंगल, इसे आप आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है? ई थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे ई थीटा? माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय किस चीज से करना रहेगा? आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आर इसको किस चीज से करेंगे? इस दिशा में जा रहा है, ये वाला लेंथ के लिए। तो ये तुम्हारे पास क्या लेंथ हो जाएगा? इसको हम लोग अगर डीएल मान लें तो डीएल के रूप से करना पड़ेगा, डेल एल लेना पड़ेगा। चलो इसको करना है। अब आप आ जाइए, इसको कैसे करेंगे? पुट कीजिए ई थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी की वैल्यू तो वहां से उठाइए पोटेंशियल पी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और डीएल की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा। तो डिफरेंशियल आर एंड डी थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? डेल की वैल्यू पी कॉस थीटा, तो पी कॉस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छूटता हुआ, तो यहाँ पर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कर दीजिए ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर एक आर स्क्वायर भी छूटता हुआ है, आर स्क्वायर हर टर्म को पुट करना है। सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या नहीं, डीएल की वैल्यू पर क्या पुट किया? आर थीटा, बाकी सब कुछ वही है, पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये कर दिया। अब इसमें कांस्टेंट कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कांस्टेंट है आपकी बात, आर कांस्टेंट है और वेरिएबल कौन है? थीटा। तो आर को आप बाहर ले लीजिए, तो व्हाट इज द ई पी? ई थीटा इक्वल टू माइनस अपाई पी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अच्छी तरह समझ रहे हैं। और क्या? 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। बच कौन गया? ये बच गया। किसका बच गया? फंक्शन कॉस थीटा का। किससे डिफरेंशिएट करना है? यहाँ पर हमारे पास थीटा से, आर इंटू डी थीटा, मतलब ये थीटा आ जाएगा, तो आपको डेल थीटा से करना, इससे डिफरेंशिएट करना, थीटा के फॉर्म में आ गया। आर इंटू डी थीटा, आर को बाहर कर लिया, डी थीटा। अब चलो इसको डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं। ई थीटा माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर आर आर। अब कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा? एक ही वेरिएबल है, दैट इज कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यूज क्या हो गया? फाइनल आंसर ई थीटा इक्वल टू प्लस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द आर क्यूब। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट है, टू कंपोनेंट, वन ई आर अलोंग द रेडियल लाइन एंड दूसरा एंगुलर पोजीशन के लिए ई थीटा के लिए। तो दो आ गया। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होगा मैं उसे बताता हूँ। आइए मैं इसे फिगर को स्पष्ट करता हूँ। पी पॉइंट पर का क्या स्थिति है? एक लाइन ऐसे करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ई आर, और दूसरा वेक्टर ऐसे करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ई थीटा। तो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? रिजल्टेंट मान लीजिए ये रिजल्टेंट हो गया, दिस इज द ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट। और वो ई रिजल्टेंट मान लीजिए अल्फा एंगल बना लेता है ई आर से। अब हमें ई रिजल्टेंट निकालना, बोलिए ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ई रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर एंड अंडर, क्योंकि बाद में ये दोनों एंगल है कितना? दिस इज 90 डिग्री। इसको अगर हम लोग एंगल को ले लें तो ये ई आर और ई थीटा ये 90 डिग्री। तो आपके पास आ गया, वो खत्म हो गया ना। ई आर का स्क्वायर, तो ई आर का स्क्वायर ये वैल्यूज आ जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका पूरा का स्क्वायर बचेगा, कोई डाउट नहीं है। 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन पूरे का स्क्वायर, और इसमें क्या है? p sin थीटा, आप देख सकते हैं p sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब।
4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू। ये दोनों में ही कॉमन टर्म आ रहा है और इसका पूरे के पूरे स्क्वायर रूट लेना है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर है और वो स्क्वायर, यहाँ पर पी है, पी है तो हम लोग पी को कॉमन ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, पी का स्क्वायर और बाहर आएगा तो पी ही रह जाएगा। आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू, ये भी पी है और ये भी पी है, उसकी वैल्यू को करेंगे स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, बाहर आ गया पी। उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा तो उतना ही आ जाएगा 4 पाई। यहाँ भी आर क्यू और आर क्यू है, उसका भी स्क्वायर है, बाहर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों रूट हट जाएगा, तो ये आर क्यू आ जाएगा, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच गया कितना, अंडर रूट बच गया। इसमें क्या बच गया, ये 2 बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। इसमें पी बाहर आ चुका है, साइन का साइन स्क्वायर थीटा बच गया और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पूरा लेंगे, तो ये आपका फिगर बचता हुआ, इसको आप छोड़ दीजिए, तो पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर क्यू। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट लाइन पर आ गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई किए तो व्हाट इज द ई रिजल्टेंट, वेरी सिंपल, कैन यू टेल मी, यस, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यू, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ये स्क्वायर रूट हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज +1। दिस इज कॉल्ड ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, पी 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अगर थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिएगा तो एक्सियल पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू को 90 पुट कर दीजिएगा तो इक्वेटोरियल प्लेन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन अभी भी आपको ये डायरेक्शन बताना है, कितना होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा का वैल्यू इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो मैं आपको अक्सर वेक्टर में बताता हूँ कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो ये वेक्टर है ट्रायंगल लॉ के प्रॉपर्टीज पर, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए उसी के पैरेलल में, तो ये जितना था वो हो जाएगा अब ई थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास ई आर। अब अगर आप tan अल्फा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज ई थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीटा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर। अब ई थीटा की वैल्यूज कितना आता है, पी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ई आर का वैल्यू क्या था, 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एक लाइन में आप अगर बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्ट है आपका, यहाँ पर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ये भी कटेगा, ये p से p कटेगा, तो ये tan अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, यही आ जाएगा। इसलिए अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यही बात। मतलब इसका मतलब क्या क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन, मतलब ये रेडियल पोजीशन से कितना एंगल बनाता हुआ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा। इस तरह से आपका ये पूरा केस हो गया। अब अगर आपको मैंने जैसे बताया एक्सियल पोजीशन पर निकालना रहेगा तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 0। मैं इसे समझा दूं आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको वहां दिया एक्सियल पोजीशन पर। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सियल पोजीशन स्पेशल केस, आप कुछ नहीं कीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो व्हाट इज द ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और वहां पर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 4, तो ये आंसर क्या आ गया, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यू। ये आपको तो याद होगा कि ई रिजल्टेंट एक्सियल पोजीशन पर। अब बाइसेक्टर पर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ई आर एट बाइसेक्टर, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। बाइसेक्टर पर थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू 0, तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये दोनों ही प्रूफ आप देख सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड से मैच करा सकते हैं, ये वही प्रूफ पर आता हुआ। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालने के लिए आपको आ गया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 1। सपोज कीजिए ये -q चार्ज है एंड दिस इज अ +q चार्ज। इस -q का मतलब हो गया, आप ये ले लीजिए 2 इंटू 10⁻³ कूलम एंड दिस इज +2 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक हो गया। दोनों A से लेके B तक की बीच की डिस्टेंस, A से B तक की बीच 1 सेंटीमीटर, लेट अस कंसीडर इट इज 1 सेंटीमीटर।
Okay, now at this distance r is equal to 1 meter and this theta is equal to, let us consider this is 53 degree और ये 10 मीटर ले लीजिए, 10 मीटर, ये P पॉइंट है। व्हाट इज द पोटेंशियल एंड फील्ड, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पहले पोटेंशियल ले लीजिए, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड नंबर 2 व्हाट इज द फील्ड। कहां पर पूछ रहा है, एट ए P पॉइंट, ये डिस्टेंस है। हाँ, ये दोनों की गैप का डिस्टेंस कितना है, आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ए से बी तक का 2 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज इट इज 2 सेंटीमीटर। अब आपको दो चीज बताना है, पोटेंशियल एट ए P पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए P पॉइंट। चलिए आते हैं, पहले पोटेंशियल। आपने ये देखा था पोटेंशियल की एक फॉर्मूला हमने देखा था, व्हाट इज द V पोटेंशियल, अगर आपको याद होगा तो हमने दिया था P 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ P की वैल्यू क्या होता था, 2qd होता था, और ये क्या हो जाएगा 4πε0 एंड आर स्क्वायर। कहीं कोई डाउट नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट इट्स रेडियल पोजीशन विद एंगल थीटा। अब इसमें P cos थीटा था, ये भी हमें याद होगा, यहाँ पर हमने P cos थीटा दिया था, तो P और cos थीटा की जगह पर हो जाएगा cos 53 डिग्री। इसे भी आप कर सकते हैं। अब आप इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 2 की वैल्यू 2 छोड़ देंगे, Q की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2 × 10⁻³ कूलम्ब्स है, कोई दिक्कत नहीं है। D की वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² cos 53 3/5 cos 53 की वैल्यू कितना हो जाता है, अगर sin 50 रहता तो 4/5 आता, cos 53 है 3/5। 4πε0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, 1/4πε और आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। आपको क्या मैंने पढ़ाया, P 4πε0 r3, यही पढ़ाया था, और अभी आपको क्या दिया था, 3 cos² थीटा + 1, मुझे याद है, अभी यही मैंने डिराइव किया था। नाउ P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, दिस इज 2qd और 4πε0 आप रहने देंगे, दिस इज द r3, दिस इज 3 cos² थीटा एंड दिस इज +1। आइए, यहाँ Q की वैल्यू आपको दिया हुआ है, D की वैल्यू दिया हुआ, आपको ये वैल्यू याद रखना है, व्हाट इज 1/4πε0, दिस इज 9 × 10⁹ SI यूनिट। अब उसमें कॉस की वैल्यू दिया हुआ, आपने भी निकाल लिया। अब आपसे पूछेगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट किधर निकलेगा बच्चे लोग, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ER का, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, E थीटा का, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, E रेडियल हो गया ये, और ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा, और tan अल्फा लिए तो क्या देखेते हैं, tan θ/2 एंड दैट इज योर आंसर। तो tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 53 डिग्री, 53 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे, और तब हम आपको पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या क्या पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको टॉर्क पढ़ाएंगे, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, हम आपको स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे, हम उसके टाइम पीरियड को पढ़ाएंगे, हम उसके नेचर ऑफ मोशन को पढ़ाएंगे। इन सब के लिए नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग इंतजार करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए और इंजॉय कीजिए। समय आपके पास कम है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए काफ़ी समय है, आप अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर आपको डाउट नहीं होता तो कम समय में भी बहुत अच्छा करते हैं, अगर आपको डाउट के साथ याद करते हैं तो समय के साथ भूलते हैं। तो मेरी बात को हमेशा याद रखिए, समझ के ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज दोबारा या तिबारा पढ़ने को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।